नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलिंग ने काफी अहम आंकड़ा जारी किया है। आपको बता दें कि काउंसिलिंग की ओर से जारी किए गए एक वर्किंग पेपर के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई, तो वहीं मुसलमानों की आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। साथ ही आपको बता दें कि बहुसंख्याओं की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया है। हालांकि 38 इस्लामिक देशों में मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी देखी गई। आइए समझाते हैं इन आंकड़ों को। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है, समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। ये जनसंख्या तो जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, घुसपैठ से भी बढ़ेगी और इन सब चीजों को ये इंडी गठबंधन वाले पैट्रोनाइज देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है और इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी रिजर्वेशन पे होने जा रही है। मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं, लगने का सवाल नहीं। तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना, और आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। समान नागरिक संहिता का यहाँ विधेयक बना दिया है, यहाँ पर ये बन चुका है और राष्ट्रपति महोदय की भी उसमें हमको मंजूरी मिल गई है और हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने जो संकल्प पत्र रखा गया है उसमें पूरे देश के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा गया है और ये जरूरी है देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। सपा से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने ये नामांकन गोरखपुर के कुशीनगर से किया है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने नामांकन पर कहा कि जो भी चुनावी मैदान में आता है वो जीतने के लिए आता है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। मुझे कुशीनगर की जनता पर विश्वास है। पहले भी विश्वास के मुद्दों और जन जन के समाज की प्राथमिकता के साथ मैंने लोगों के बीच काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि अनुरूप के कुशीनगर का प्रत्याशी बना हूं। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही उन्होंने कुशीनगर की जनता पर विश्वास भी जताया है कि वो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताएगी।
बहरहाल अभी तो पर्चा दाखिला हुआ है और 14 मई तक लगातार पर्चा दाखिला होना ही है। रही बात माहौल कैसा है, ये तो कुछ की जनता तय करेगी। जो भी चुनावी मैदान में आता है वो जीतने के लिए आता है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। इसलिए हमें कुछ की जनता पर विश्वास है और पहले भी मुझे अपार स्नेह प्यार आशीर्वाद कुछ की जनता का मिला। विकास के मुद्दे और जन जन के सम्मान की प्राथमिकता के साथ मैं लोगों के बीच में काम किया, लोगों ने पसंद किया, उनकी कसौटी पर खरा उतरा और उनकी ही चाहत मांग के अनुरूप मैं कुशीनगर लोकसभा का भी प्रत्याशी बनाऊं। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी के गोला और मोहम्मदी में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग माफिया के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए गए थे। कल्याण सिंह के मरने पर उनके मुंह में संवेदना का एक भी शब्द नहीं निकला। साथ ही सीएम ने सीतापुर में भी जनसभा को संबोधित करते हुए सीतापुर में गरजे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सरकार क्या कहती थी? अरे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। एक शब्द उनका मिलता था, सीमा पार के आतंकवादी है। और आज आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब तो जोर से पटाखा भी फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है। अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी क्या ये राजनीति करेगी? और इसको तो जनता जनार्दन के बीच जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने नैतिकता खो दी है। जब सत्ता में थे खूब लूट खसोट किए, परिवार के सिवाय किसी को इन्होंने बख्शा नहीं। और पैरवी किसके करते थे? दो प्रकार के लोगों की पैरवी करते थे, या तो अपने परिवार की या आतंकवादियों की और माफिया और अपराधियों की। आप सोचो, हर बड़ा अपराधी, हर माफिया सपा का शागिर्द था कि नहीं था? आपने देखा होगा जिन आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला किया था, और जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर हमला किया था, अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी एक फाइल पे साइन किया था, इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। वो तो हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि न्यायपालिका ने बचा लिया, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर निकलते तो फिर विस्फोट करते, फिर हमले करते, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते। आज बहनों और भाइयों, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज आपकी सुरक्षा में कोई सेन नहीं लगा सकता। अगर सुरक्षा में, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में, किसी आम नागरिक की सुरक्षा में कोई सेन लगाएगा तो उसे मालूम है कि सेन लगाने के पहले यमराज उसके जीवन की डोर काट करके लेके चले जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। मैनपुरी में तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब सपा की प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज में चुनावी रण में उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि और सपा मुखिया के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में डिंपल छिवारमऊ विधानसभा के एक गेस्ट हाउस में पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से अखिलेश यादव को जितवाने की अपील की। बताते चलें कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव की बेटी अपने पिता के समर्थन में डोर टू डोर जाकर जनता को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब इसी कड़ी में बेटी आदिति भी साथ मां डिंपल भी जुट गई हैं।
लोगों ने नेताजी का मान रखा। आपने यहाँ से उनको सांसद के तौर पे भेजा, मेरी मम्मी को सांसद के तौर पे भेजा, मेरे पिताजी को सांसद के तौर पे भेजा और अभी फिर से भेजेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। कन्नौज के बारे में मैंने जितना सुना उतना कम है। मैनपुरी से ज्यादा मैंने कन्नौज के बारे में सुना है अपनी जिंदगी में। यहाँ समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, कार्डियोलॉजी सेंटर बना, फॉरेंसिक लैब की स्थापना हुई, परफ्यूम पार्क की स्थापना हुई और ऐसे अनगिनत विकास के कार्य हुए और ये सारे कार्य पिछले 5 सालों में एकदम ही बंद हो गए हैं और विकास के कार्य जिससे कि और गति तेज पकड़े। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप 13 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट करिएगा। बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के इटावा के बड़ूपुरा ब्लॉक में जोधपुरा गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने यह दावा किया कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा रही है, बीजेपी का सफाया हो रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार गुंडाई कर रही है, कोई जगह पर गुंडाई हो रही है। बदायूं, जसवंत नगर, मैनपुरी में सरकार ने गुंडाई की, आज भी गुंडाई चल रही है। बीजेपी का कोई भी टपोरी कार्यकर्ता शिकायत पत्र देता है और प्रशासन मुकदमा दर्ज कर लेता है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अब चौथा राउंड आने वाला है। इसमें भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा। जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वोट नहीं पड़ने दे रही है, आप लोग कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, किस तरीके की मतलब सरकार गुंडाई कर रही है जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग? देखिए अभी गुंडाई कर रही है, कई जगह गुंडाई कर रही है। हमारे यहाँ बदायूं में गुंडाई करी है, जसवंतनगर से लेकर मैनपुरी में गुंडाई, आज भी गुंडाई चल रही है। कोई भी टपोरी कार्यकर्ता होगा अगर कहीं झूठ बोल के दरखास्त दे जाता है तो उस पर पुलिस परेशान करते हैं। ये पता नहीं है कि सरकारें भी बदलती हैं। हम इसलिए अभी नहीं कुछ कहना चाहते हैं। लोकतंत्र में ये सब बातें ठीक नहीं हैं। आगे अगर ये परंपराएं बन गई, जिसकी सरकार आए, अगर मुकदमा निकाले और शासन प्रशासन के लोग अगर जनता के लोगों को परेशान करेंगे तो परंपरा बहुत गंदी पड़ेगी। तो इसलिए हमको अभी नहीं कहें। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलते, ये साजिश को इन पे बात करेंगे अगली खबर की। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि उनके नामांकन सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगा। तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी अगर जीत गए तो वो जीत के बाद आपको देखने के लिए भी नहीं आएंगे। एक ऐसे राष्ट्र महानायक जिनके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते शाखा में भी कभी पहले बिछाई जाती थी। जो स्वयंसेवक होंगे उनको याद होगा देश के खातिर भर भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग के जिसने स्वाभिमान की ज्योति जलाई, उनका नाम क्या है? तो महाराणा प्रताप जी हैं, जिनकी आज जयंती है। मैं उनको नमन करता हूं और उनकी जयंती पर समस्त देवरिया और प्रदेश और देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हम सबको देश के लिए राष्ट्र के महानायक महाराणा प्रताप जी से प्रेरणा लेना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। जौनपुर पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माला अर्पण किया
और श्रद्धा सुमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गिरीश चंद्र यादव के साथ राज्यसभा सांसद सीमा त्रिवेदी और बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। आपने जिस तरह से देश के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को अपने पराक्रम के बल पर देश को गौरव दिलाने का काम किया है, एक तरह से कहा जाए कि भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का स्वाधीनता आंदोलन हो या भारत को सम्मान दिलाने की बात हो, महाराणा प्रताप जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर राजपूत सेवा समिति को भी बधाई देना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने और विशेषकर भाई कृपाशंकर जी को, इन्होंने इस पहल कर करके यहाँ जो हमारे देश के गौरव थे, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी प्रतिमा का लगाकर उनका अनावरण कराकर जौनपुर में ये बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए कि ऐसे महापुरुष जो हमारे देश के लिए न्यौछावर हो गए, देश के लिए सब कुछ किए, उनको याद करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए जो प्रतिमा लगाई है, इसके लिए सेवा समिति को बहुत मेरी ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत को रंग और चमड़ी के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है, उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा अपनी बुद्धि अपने पास ही रखें। उन जैसे बुद्धिमान लोग कांग्रेस के लिए मुबारक हो। भारतवासी राष्ट्र और राम को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड में 13 मई को 4 सीटों पर चुनाव होगा, जिसको लेकर आरजेडी ने अपना तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि पलामू में आरजेडी की तरफ से अपना प्रत्याशी उतारा गया है, जिसके समर्थन में 10 मई को तेजस्वी यादव एक साथ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आरजेडी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। आरजेडी का दावा है कि उनकी इस सीट से जीत तय है। उनके प्रत्याशी 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। इन सबको लेकर आरजेडी प्रदेश महासचिव संजय प्रसाद यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे ने। झारखंड राज्य में चौथे चरण में चुनाव
होना है। और हमारे बीच आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं संजय यादव जी। संजय जी, झारखंड में तेजस्वी जी आ रहे हैं, क्या संदेश है, क्या है खास? देखिए, झारखंड में तेजस्वी जी आ रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में 14 में से मेरा सिंगल प्रत्याशी इस बार जो है पलामू में लोकसभा में दिया गया है, ममता भैया जी को। अब बड़ी ही सोच समझ करके 6 विधानसभा में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता से बातचीत करके ममता जी को टिकट दिया है। और ममता जी को टिकट देने का वजह है कि ममता जी पलामू की बेटी है और बीजेपी वाले ने यहाँ के दामाद को जो है, पलामू के दामाद को 2 बार टिकट दिया, 2 बार संसद भी चुना। पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हुई, राज्य से 38 लाख रुपए लगभग बरामद की हुई है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं और चूंकि हम पलामू के चुनाव में लगे हुए हैं, इसकी अंदर खाने में तो हम जान ले रहे हैं क्या है नहीं है। कहीं अब मोदी जी के ही आदमी उनके कर्मचारी के घर में रखवा दिया साजिश के तहत कि क्या क्या, चूंकि वो तो महान लोग हैं ना, बीजेपी के लोग ही महान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चीज आसान है। सीबीआई उसी का, ईडी उसी का। आप देख रहे हैं लालू जी को किस तरह से झूठा केस में फंसा करके बड़ी सीधा तौर तक कहता था कि काला धन लालू जी ने विदेश में रखा है, लाकर देंगे हम। आप लोगों ने भी बोले 1 करोड़ रुपया लाया क्या? कहीं कोई प्रूफ मिला क्या? लेकिन इसमें कांग्रेस एक बड़े नेता के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है, हम आपको बताए कि देखिए, जिस नेता का नाम आ रहा है उसका तो ना वो फ्लैट है, किसी का कर्मचारी है और सारा प्रशासन तंत्र आप लोग को भी पता है कि किनका है। जब हेमंत सोरेन जी को, इतना अच्छा काम करने वाले को साजिश करके जेल भिजवा दिया, तो उनके पास तो ईडी और सीबीआई है ना, हो सकता है गाड़ी में ला के वही धरवा दे, वही छापा मरवा दिया। अब वो आलमगीर आलम की कहाँ मरवाया, उनके घर से कहाँ निकला? उसके कर्मचारी तो बेचारा कमजोर होता है, वो तो डरे जब देखा सुना होगा ईडी और सीबीआई आया होगा, तो बेचारा ऑर्डर से कहीं रूम में घुस गया होगा, इधर पीछे से जाके रख दिया होगा। इस चीज को आप मानते हैं? हाँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी है तो सारा चीज संभव है। बीजेपी के पास कोई असंभव वाला चीज नहीं होता, सारा चीज संभव है, क्योंकि कुछ भी बीजेपी करवा सकती है। अच्छा, राज्य में 14 गठबंधन के लिए आप कितना इंश्योर करते हैं, क्या लगता है, क्या है? इसके हम आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन का राज्य में नहीं पूरे देश में लड़ा चल रहा है। मोदी जी इतना हैरान क्यों, परेशान क्यों? आज देखें, अब मोदी जी पटना में जो है रोड शो करने जा रहा है। जो पहले खसरिया करता था, पवन सिंह करता था, अक्षरा सिंह करता था, अब तो मोदी जी रोड शो कर रहे हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि मोदी जी का जमीन कहां हटक के चला गया। अब मोदी जी को अंदर से नहीं कोई चाह रहा है। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।